COVID-19 infections almost looks like a bit of a tsunami. The number of infections are skyrocketing, with the healthcare system having been pushed to the brink of collapse. कि अगर हम आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे, बहुत देर हो जाएगी। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। मैं समझता हूँ इस तरीके से मरीज तड़प रहे हैं, अस्पताल का इनको एडमिट करवाओ ना यार। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहाँ तक पहुँचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी। 12 अप्रैल 2021 जब इंडिया ने 1,68,000 केसेस साथ ब्राजील को पीछे करके सेकेंड मोस्ट कोविड इफेक्टेड कंट्री बन गई। और आज टाइम यह है कि पर डे 2.5 लाख से अधिक केसेस आ रहे हैं। इंडिया में अभी डेथ थ्रेट कम है, लेकिन यह एक निश्चित समय तक रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे केसेस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे हॉस्पिटल व डॉक्टर पर दबाव पड़ेगा, और ये अब दिखने भी लगा है। जैसे ये कुछ उदाहरण है। डॉक्टर भी नहीं है, चेक तो करना। 48 साल अवस्था हो गई। लाइफ में ऐसा दृश्य भयावह हमने कभी नहीं देखा। मेरे सामने तड़प के ऑक्सीजन की मशीन बंद हो गई, कुछ नहीं आ रहा था मेरे सामने तड़प के खत्म। वो दाह संस्कार वाला भी है, बिजली वाला भी लाइन लगी हुई है। इतनी ज़्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा आपको। 12-15 बारियाँ अभी पहुँची है वहाँ पे। It's the same story at Lucknow's Vaikuntha Dham. पैंडेमिक का सेकेंड वेव हमेशा से ज्यादा डेडली और इफेक्टिव रहा है। इसको हम फ्रांस, यूएस, यूके व इटली के उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड वेव फर्स्ट वेव की अपेक्षा ज्यादा इफेक्टिव रहा। यही कारण है कि इंडिया में डे बाय डे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। इन सभी से ये सारे प्रश्न उठते हैं। पैंडेमिक फेजेस, पैंडेमिक का सेकेंड वेव अधिक इफेक्टिव क्यों रहा, महामारी की लहरों के लिए जिम्मेदार कारक और सोल्यूशन क्या है, आइए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2009 में WHO ने पेंडेमिक को आसानी समझने के लिए एक संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें पेंडेमिक के 6 फेजेस को शामिल किया गया था। इसके अलावा पोस्ट पीक व पोस्ट पेंडेमिक को इस श्रेणी में रखा गया था। यहाँ देखा गया कि फेजेस 1 to 3 में पहले वायरस का एनिमल में इन्फेक्शन पाया जाता है, फिर एनिमल टू एनिमल व एनिमल टू ह्यूमन वायरस का ट्रांसमिशन होता है, और कुछ केसेज में ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन यह कम्युनिटी लेवल आउटब्रेक के लिए जिम्मेदार नहीं है। फेज 4 में देखा गया कि वायरस का ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन एक बड़े स्तर पे होता है, जिससे आउटब्रेक जैसे कंडीशन आता है। फेज 5 और 6 में देखा जाता है कि वायरस का स्प्रेड पहले 2 अन्य देशों में ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, फिर यह ग्लोबल पैंडेमिक बन जाता है। पोस्ट पीक पीरियड के दौरान देखा गया कि अधिकांश देशों में पैंडेमिक डिजीज का लेवल गिर गया, और यहाँ यह अनिश्चित था कि अनदर वेव आएगी और देशों को सेकेंड वेव के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही पैंडेमिक का लेवल गिरता है, वैसे ही एक अन्य वेव की संभावना बनती है। पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में यह उम्मीद की जाती है कि पैंडेमिक वायरस जल्द ही सीजनल वायरस के रूप में व्यवहार करेगा। जैसे इन्फ्लुएंजा डिसीज अंत में सीजनल इन्फ्लुएंजा में बदल गया। हम कोविड-19 पैंडेमिक के 5 और 6 फेज में हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रही है। मोस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि कोविड-19 भी अंततः पोस्ट पैंडेमिक के बाद मौसमी बीमारी बन जाएगी। 28 सितंबर 1918 फिलाडेल्फिया के लिए एक महान दिन के रूप में था। इस न्यूज को न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के लिए 10,000 लोगों ने अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए परेड किया, जबकि शहर में पिछले ही दिनों इन्फ्लुएंजा के 118 नए मामलों को रिपोर्ट किया गया था, जो आगे चलकर एक बड़ी गलती के रूप में उभरा और पूरे शहर को लॉक करना पड़ा। इन्फ्लुएंजा इतिहास का सबसे घातक महामारी था। दुनिया भर में लगभग 50 से 100 मिलियन लोग मारे गए थे और दुनिया की 1/3 आबादी संक्रमित हो गई थी।
इन्फ्लुएंजा से मृत्यु दर की घटनाओं के पीछे महामारी के दौरान कई तरंगों का घातक होना था। कई क्षेत्रों ने मृत्यु दर में 3 पीक का अनुभव किया। उदाहरण के लिए ये मैप जून 1918 में शुरू होने वाली 12 महीने की अवधि के दौरान यूके की मृत्यु दर के पैटर्न को दर्शाता है। इस एक वर्ष के दौरान पूरे देश में 3 अलग अलग लहरें स्पष्ट रूप से देखा गया। इन्फ्लुएंजा को एक अलग नाम दिया गया, स्पेनिश फ्लू, लेकिन असल में स्पेनिश फ्लू की उत्पत्ति स्पेन में नहीं हुई, बल्कि न्यूज कवरेज के काम से इसे एक उपनाम दे दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम स्पेन एक स्वतंत्र मीडिया वाला देश था, जिसने शुरुआत से ही आउटब्रेक को कवर किया। क्योंकि स्पेनिश न्यूज सोर्सेस केवल फ्लू पर रिपोर्टिंग करती थी, कई लोग मानने लगे कि इन्फ्लुएंजा स्पेन से उत्पन्न हुआ था। स्पेन इस बीच माना कि वायरस फ्रांस से आया था और इसे फ्रांसीसी फ्लू कहा गया था। इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। वैज्ञानिकों को अभी यह नहीं पता है कि स्पेनिश फ्लू की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हालांकि कुछ सिद्धांतों के अनुसार फ्रांस, चीन, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर इशारा किया जाता है, जहां 11 मार्च 1918 को फोर्ट रिले कैस्टिस्टन में पहली बार ज्ञात मामला दर्ज किया गया था। लेकिन यह पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता कि स्पेनिश फ्लू की उत्पत्ति यहाँ से हुई। इतिहासकार ये मानते हैं यदि आप इतिहास से नहीं सीखते हैं तो इतिहास आपको सिखाती है। अब उसके सिखाने का तरीका खराब भी हो सकता है और बहुत खराब भी। आज भले ही इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के 100 साल से अधिक हो गया है, लेकिन उस समय और आज का कंडीशन एक जैसा है। उस समय लोगों ने फर्स्ट वेव के बाद सभी प्रिकॉशंस को भुला दिया, जिसके बाद सेकेंड और थर्ड वेव देखने को मिला। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इतिहास से सीख लें। जो गलतियां उस समय किया गया था वो हम ना दोहराएं। जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे पास एक कमजोर कहानी रहेगी। अब हमारे हाथ में है, हम कैसी कहानी बनाना चाहते हैं। एक ऐसा इतिहास जिससे हम हमेशा दुख का अनुभव करें, या एक ऐसा इतिहास जिससे हम हमेशा खुशी का अनुभव करें। ये बस आपके हाथ में है। इसलिए वियर ए मास्क, स्टे सेफ, स्टे ट्यून। चलिए मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।